नमस्ते। आज हम एक बहुत ही अहम और सच कहूं तो काफी दिलचस्प घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे। 7 साल, एक लंबे अरसे के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दौरे पर हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ये मुलाकात हो क्यों रही है। चलिए इसके पीछे की कहानी और इसके असली मायने क्या हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले तो इस मुलाकात के समय पर गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई मामूली या रूटीन विजिट बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, पूरे 7 साल। सोचिए जरा, पिछली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 2018 में चीन का दौरा किया था। इतना लंबा गैप दो इतने बड़े देशों के रिश्तों में तनाव को साफ साफ दिखाता है। तो सवाल यही उठता है कि भाई, इतने सालों बाद अब अचानक क्या बदल गया। देखिए, खुद प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों से ही इस दौरे का मकसद साफ हो जाता है। वो चाहते हैं स्थिर, भरोसेमंद और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध बनाना। उनका मानना है कि ऐसे रिश्ते सिर्फ इन दो देशों के लिए नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र और दुनिया की शांति और समृद्धि पर भी अच्छा असर डाल सकते हैं। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। अब इस मुलाकात को ठीक से समझने के लिए हमें भारत और चीन के रिश्तों की जो थोड़ी उलझी हुई तस्वीर है ना, उसे देखना होगा। ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें तनाव भी है और एक दूसरे पर निर्भरता भी है। अगर हम हाल की घटनाओं को एक लाइन में रखकर देखें तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आती है। देखिए, 2020 में गलवान घाटी की झड़पों से रिश्तों में जबरदस्त कड़वाहट आई। फिर 2024 में भारतीय एक्सपोर्ट्स पर नए अमेरिकी टैरिफ लगे, जिससे पूरा आर्थिक समीकरण ही बदल गया। 2025 की शुरुआत में हमने देखा कि सीमा पर व्यापार बहुत धीरे धीरे सावधानी से फिर शुरू हुआ, और अब अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी चीन में हैं। तो ये घटनाक्रम हमें दिखाता है कि कैसे तनाव के बीच भी धीरे धीरे बातचीत की जमीन तैयार हो रही थी। और जानते हैं, इस बातचीत की सबसे बड़ी वजह क्या है? आर्थिक हकीकत, सीधी सीधी इकोनॉमी। चीन आज भी भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। हमारी मेक इन इंडिया जैसी जो बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो चीनी कंपोनेंट्स पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। ऊपर से अमेरिकी टैरिफ ने चीन के साथ व्यापार को और भी ज्यादा जरूरी बना दिया है। और ये जो हाल ही में बॉर्डर पर ट्रेड फिर से शुरू हुआ है ना, ये विश्वास बनाने की एक बहुत सतर्क कोशिश है। तो मुद्दा यह है कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन आर्थिक जरूरतें दोनों देशों को एक मेज पर ला रही हैं। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस दौरे के एजेंडे में आखिर है क्या-क्या। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में 3 मुख्य पड़ाव हैं। सबसे पहला, शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में हिस्सा लेना। दूसरा, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वो बैठक जिसका सबको इंतजार है। और तीसरा, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी एक अहम मुलाकात। लेकिन इन सभी मीटिंग्स का जो सेंट्रल पॉइंट है, जो मुख्य लक्ष्य है, वो एक ही है: चीन के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंधों को वापस पटरी पर लाना, उन्हें सामान्य बनाना। यही इस दौरे का सबसे बड़ा और सबसे अहम मकसद है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि दोनों देशों के रणनीतिक इरादे क्या हैं। असल में ये दौरा एक बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट का हिस्सा है। देखिए, दोनों देशों के अपने अपने लक्ष्य हैं। अगर भारत की तरफ देखें तो उसका लक्ष्य है मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति पर चलना। मतलब अमेरिका, जापान जैसी कई ताकतों के साथ जुड़ना, ताकि किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े, और साथ ही अपनी जरूरी आर्थिक सप्लाई चेन को सुरक्षित करना। वहीं दूसरी तरफ चीन का लक्ष्य है अमेरिका के दबदबे को कम करना, एससीओ जैसे क्षेत्रीय गुटों को मजबूत करना, और भारत जैसे एक बड़े पड़ोसी के साथ रिश्ते सुधार कर दुनिया की आर्थिक उथल-पुथल से खुद को बचाना। तो ये मल्टी अलाइनमेंट आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसी विदेश नीति है जिसमें कोई देश किसी एक टीम में शामिल होने के बजाय अपने फायदे के लिए एक ही समय में कई बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर काम करता है। और ये भारत की आज की विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आखिर में इस पूरे घटनाक्रम से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, ये मुलाकात व्यावहारिकता या कह सकते हैं कि प्रैग्मैटिज्म की राह पर एक बहुत बड़ा कदम है। इस दौरे से सबसे बड़ा संकेत यही मिलता है कि आज की इस बंटी हुई दुनिया में भी, जहां हर कोई अपनी अपनी तरफ खींच रहा है, वहां भी आपसी आर्थिक हित इतने मजबूत हो सकते हैं कि वो दो रणनीतिक प्रतिद्वंदियों को भी सहयोग करने पर मजबूर कर दें। कह सकते हैं कि फिलहाल दुश्मनी पर जरूरतें भारी पड़ रही हैं। तो आखिर में एक सवाल तो मन में रह ही जाता है, इस जबरदस्त कंपटीशन के दौर में क्या सिर्फ आर्थिक जरूरतें वाकई में दो देशों के बीच स्थायी शांति का रास्ता बना सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।